नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप पर कांग्रेस बीजेपी में तकरार, वाम दल समेत विपक्षी दलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाए थे आरोप। फिलहाल रिजर्व बैंक गवर्नर से नहीं मिलेगी संसदीय समिति, वित्त मंत्रालय के अधिकारी आज देंगे जानकारी। नोटबंदी के बाद पैदा हालात जानने के लिए किया है तलब। गुजराती, मराठी समेत 8 भाषाओं में होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, अगले अकादमिक सत्र से लागू। दो 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान, नासिरा शर्मा और जेरी पिंटो समेत 24 रचनाकार होंगे सम्मानित। 22 फरवरी को मिलेगा पुरस्कार। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में अश्विन और जडेजा सबसे आगे। 42 साल बाद पहले 2 स्थान पर भारतीय। 1974 में शीर्ष पर थे बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद राजनीति गर्मा गई है। जहां इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, वहीं आरजेडी, टीएमसी और लेफ्ट ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि जांच पूरी होने तक प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद कई राजनीतिक दल राहुल गांधी के पक्ष में उतर आए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इसे गंभीर मामला बताते हुए प्रधानमंत्री से सफाई मांगी है। देश के प्रधानमंत्री बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं और अब उनको सफाई देना पड़ेगा उनको खुद। बीजेपी के कोई प्रवक्ता, बीजेपी का कोई नेता देता है तो ये बिल्कुल बेईमानी है और शैतानी है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही इस मामले को उठा चुकी है। वहीं लेफ्ट ने भी आरोपों की तह तक जाने के लिए जांच की मांग की है। We demand a thorough investigation to these diaries and if necessary a CBI inquiry also, all sorts of investigation. The truth must come out because those who are lecturing us on corruption, as we said on the floor of parliament, they are the most corrupt themselves. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच पूरी होने तक प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की भी मांग की। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी उन्हीं की पार्टी के जो सीनियर नेता हैं आडवाणी जी, उनके कदम चिन्हों पे चलेंगे, पद चिन्हों पे चलेंगे और प्रधानमंत्री जी भी जब तक उनका नाम साफ नहीं हो जाता, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। बुधवार को गुजरात के मेहसाणा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सहारा और बिड़ला ग्रुप से 40 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मेहसाणा में रैली करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी से गरीबों को निशाना बनाया गया है। मेहसाणा की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आयकर विभाग का हवाला देते हुए कहा कि सहारा इंडिया ने प्रधानमंत्री को 6 महीने के भीतर 40 करोड़ रुपए दिए। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ये सब रिकॉर्ड में है, इनकम टैक्स के पास ये रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि 2.5 साल से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि स्विस बैंक के मिले खाता धारकों पर कार्रवाई करने से सरकार को कौन रोक रहा है।
स्विट्जरलैंड की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को सब नाम भेज रखे हैं स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के। हम जानते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में हमने यह सवाल पूछा है और उन्होंने यह हमें बताया है। नरेंद्र मोदी जी, आपके पास वो लिस्ट है, उन चोरों के नाम आपके पास हैं, वो नाम आपने पार्लियामेंट में रखे क्यों नहीं? इस मामले को लेकर प्रशांत भूषण अदालत में पहले ही याचिका दायर कर चुके हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के खिलाफ केस को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी लगातार चुनावी हार की हताशा में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनके परिवार का नाम आया है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री को गंगा की तरह पवित्र बताया है। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में कहा कि राहुल गांधी हार की हताशा में प्रधानमंत्री की ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को बचाने की बीजेपी की कोशिश पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठोस जवाब देना चाहिए। न गुस्साएं, न तिलमिलाएं, न हताशा से बात करें, सवालों का जवाब दे दें। प्रधानमंत्री स्वयं सामने आए, राहुल गांधी जी और देश को बताएं कि उन्होंने क्या बिड़ला से पैसा लिया था या नहीं लिया था, क्या सहारा से पैसा लिया था या नहीं लिया था, क्या कंप्यूटर में ईमेल झूठी है या सच है, क्या एक्सेल शीट में जहां 9 बार उनका नाम लिया है उस आदमी का नाम भी लिखा है जो उनको पैसा देकर आया था, क्या वो पैसा उन्हें देकर आया था या नहीं देकर आया था। राहुल गांधी ने मेहसाणा में प्रधानमंत्री पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पहले आज वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों से मुलाकात करेगी। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति वित्त सचिव अशोक लवासा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से नोटबंदी और उसके बाद पैदा हुए हालात का ब्यौरा मांगेंगे। पीटीआई के मुताबिक स्थायी समिति ने रिजर्व बैंक गवर्नर से पहले वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों से मिलने का फैसला किया है। पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को आज स्थायी समिति ने जानकारी के लिए बुलाया था। रिजर्व बैंक ने पुराने नोट जमा कराने पर नया नियम 48 घंटे के भीतर ही रद्द कर दिया। अब केवाईसी खाता धारकों से 30 दिसंबर तक 5,000 रुपए से ज्यादा जमा कराने पर कोई पूछताछ नहीं होगी। नोटबंदी के बाद आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने 60 बार नियमों में बदलाव किया है और इसकी आलोचना भी हो रही है। चौतरफा आलोचना के बाद रिजर्व बैंक ने पुराने नोट जमा कराने पर नया नियम रद्द कर दिया है। अब आप अपने पुराने नोट जमा कराने जाएंगे तो कोई पूछताछ नहीं होगी। 30 दिसंबर तक एक बार में ही पुराने नोट जमा कराने का नियम भी अब लागू नहीं होगा। हालांकि ये छूट सिर्फ केवाईसी धारकों को ही मिलेगी। गैर केवाईसी धारकों के लिए कड़ी शर्तें जारी रहेंगी। ट्रायल एंड एरर मेथड में उन्होंने यू टर्न लिया है, क्योंकि वो लोग जिनका केवाईसी ऑलरेडी बैंक में है वो चाहे 4 बार में 50,000 जमा कराएं या 10 बार में 50,000 जमा करें, उसके अकाउंट में तो वो ट्रेस हो ही रहा है। वो कितना भी पैसा जमा करे वो लायबिल है। तो इसमें ये लगता है कि इस इशू पे उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया है। आप उसे यू टर्न भी कर सकती हैं, ट्रायल एरर भी कर सकती है। दरअसल नई शर्तों की कड़ी आलोचना हो रही थी। अब तक पुराने नोट जमा नहीं कराने की वजह से पूछे जाने पर लोग प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को वादों की याद दिला रहे थे, जिसमें कहा गया था कि 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा कराए जा सकते हैं। हर दिन नियमों में बदलाव पर लोग भी सवाल उठा रहे हैं। जनता के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रोज नियम को अपडेट करके उसके हिसाब से प्लानिंग करके चले। आप डेली नियम बदलते हैं, डेली जनता के पास नया नियम पहुंचता है, लेकिन अगर उस नियम के अकॉर्डिंग भी जाते हैं तो जो बैंक वाले हैं उनके पास वो नियम का कोई भी सर्कुलर आता नहीं है, वो भी कन्फ्यूजन में है। नियमों में बार बार बदलाव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। कांग्रेस इसे तुगलकी फरमान बता रही है तो बीजेपी इसका बचाव कर रही है।
या 41 दिन के अंदर 60 नोटिफिकेशंस हो जाएं और वित्त मंत्रालय के अलग 100 के नजदीक सर्कुलर आ जाएं, ये क्या मजाक है। बैंक के कर्मचारी अधिकारी भी इससे परेशान हैं, आम जनता परेशान है, किसी को नहीं मालूम कि क्या होना है। 50 दिन का टाइम मांगा, उसमें कई मेजर्स लेने पड़ते हैं, बॉटल नेक्स आता है और वो जो मेजर्स हम ले रहे हैं, जो कमेटी बनी है आरबीआई में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, रिव्यू करती रहती है कि एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को किसी तरह की तकलीफ न हो। इस बीच रिजर्व बैंक के मुताबिक 10 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच 5,92,000 करोड़ की नकदी जारी की गई है। इनमें 500 और 2,000 के 220 करोड़ नए नोट हैं। वहीं सरकार ने डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए कई और फैसले किए हैं। इसके तहत इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI से भुगतान पर NEFT जितना ही शुल्क लगेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा का उल्लंघन करने के आरोप में 5 विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डच बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो, मित्सुबिशी और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड शामिल हैं। डच बैंक को करीब $295 का जुर्माना देगा होगा। बाकी बैंकों को $147 चुकाने होंगे। इन बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया था। चेन्नई में कल तमिलनाडु के मुख्य सचिव रामा मोहन राव और उनके परिजनों के ठिकानों पर छापा पड़ा। इस छापे में 30 लाख के नए नोट और 5 किलो सोना बरामद किया गया। कांग्रेस ने इस मामले पर सरकार से बयान की मांग की है। वहीं डीएमके ने कहा कि इससे राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस बीच सीबीआई की विशेष अदालत ने कल गिरफ्तार किए गए खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और उनके 2 सहयोगियों को 3 जनवरी तक जेल भेज दिया है। तमिलनाडु के मुख्य सचिव पी राममोहन राव का आवास बुधवार को आयकर विभाग के निशाने पर रहा। आयकर विभाग ने राममोहन राव के बेटे और दूसरे संबंधियों के खिलाफ कर चोरी मामले में जांच के लिए 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी सुबह तड़के 6 बजे की गई। पी राममोहन राव को इसी साल राज्य सरकार ने मुख्य सचिव नियुक्त किया है। कांग्रेस ने इस छापेमारी से जुड़ी जानकारी पर सरकार से बयान की मांग की है। हम इंतजार करेंगे कि छापे की सारी तफसील सामने आए और सरकार उस पर बयान दे ताकि हम तफसील से टिप्पणी करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस छापेमारी की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से ऐसी अनैतिक और बदले की कार्रवाई शीर्ष लोक सेवकों की साख को कम करती है। दूसरी तरफ राज्य में विपक्षी दल डीएमके ने राममोहन राव के घर पर आयकर विभाग के छापे को तमिलनाडु के लिए शर्मनाक और राज्य का अपमान बताया है। Embarrassment, huge embarrassment to the state of Tamil Nadu and a shame on the state of Tamil Nadu. The top bureaucrat is being raided by the IT department. नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने अब तक 3,300 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। वहीं अलग अलग छापेमारी में अब तक 92 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कैबिनेट ने वेतन भुगतान कानून 1936 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी। पीटीआई के मुताबिक इसमें तय उद्योगों में वेतन और मजदूरी ऑनलाइन या चेक से दे सकते हैं। हालांकि इसमें नकद भुगतान का विकल्प भी है। यह बिल लोकसभा के शीतकालीन सत्र में अवरोध के बीच पेश किया गया था। यह कानून 1936 में बना था। 1975 में इसमें संशोधन करके चेक या सीधे खाते में भुगतान की धारा जोड़ी गई थी। फिलहाल यह कानून ऐसे कर्मचारियों के लिए है जिनका वेतन 18,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अध्यादेश में नया कुछ नहीं है। All the trade unions, they were demanding the wages of the employees should be given through bank account or checks. संशोधन वो लेकर आए हैं, उसमें भी लिखा है कि आप मजदूर का पैसा कैश में दे सकते हैं, सिक्कों में दे सकते हैं या चेक में दे सकते हैं। अगर तीनों में दे सकते हैं तो जो फैक्ट्री का मालिक है या कंस्ट्रक्शन साइट का मालिक है वो चेक में पेमेंट भला क्यों देगा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने हैं हमारे साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। हम्पी
वक्त के पन्नों में सिमटी एक सभ्यता की दास्तान। एक आलिशान शहर, करीब 26 किलोमीटर इलाके में फैले महल, मंदिर और बाजारों के अवशेष करते हैं जिसकी भव्यता का बखान। अरब यात्री अब्दुल रज्जाक और इतालवी निकोल दे कैंटी ने अपने वृत्तांत में लिखा है तब के हम्पी की खूबसूरती का बयान। 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुआ द्रविडियन वास्तुशैली के इस शहर का निर्माण। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट अब 8 भाषाओं में कराई जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से छात्र गुजराती, मराठी, बांग्ला, असमिया, तेलुगु और तमिल भाषाओं में भी इम्तिहान दे सकेंगे। फिलहाल ये परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी में ही होती है। परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले छात्र संस्थानों में अखिल भारतीय आरक्षण और दूसरे आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे, भले ही उनकी परीक्षा का माध्यम कोई भी हो। राष्ट्रीय प्रवेश पात्रता परीक्षा यानी नीट लागू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मई में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में इन भाषाओं को शामिल करने पर भी सहमति बनी थी। सरकार का कहना है कि इससे मेडिकल कॉलेजों में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। पिछले साल केंद्र सरकार ने देश भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट को अनिवार्य कर दिया था, जिसका मतलब था कि अब राज्य दाखिले के लिए अलग से प्रवेश नहीं करा सकेंगे। अगले शैक्षणिक सत्र से अब नीट के माध्यम से ही दाखिले होंगे। मणिपुर की मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी ने राज्य के बिगड़े हालात के लिए यूनाइटेड नगा काउंसिल को जिम्मेदार ठहराया है। इबोबी ने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि अगर केंद्र सरकार ने समय पर दखल दिया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। उन्होंने केंद्र पर यूएनएसी पर दबाव न बनाने का भी आरोप लगाया। इबोबी सिंह का कहना है कि यूएनसी की आर्थिक नाकेबंदी के चलते लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं राज्य में अब हालात सुधरते दिख रहे हैं। बुधवार को पूर्वी इंफाल में कर्फ्यू में ढील दी गई। वहीं पश्चिमी इंफाल में एहतियात के तौर पर रात में कर्फ्यू अभी भी जारी है। पुलिस ने पत्थर फेंकने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सामानों की आवाजाही सामान्य बनाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को उन 2 राजमार्गों पर तैनात किया गया है। यूएनएससी ने पिछले 51 दिन से नाकेबंदी की हुई है। इसके चलते राज्य में जरूरी सामानों की किल्लत बनी हुई है। वहीं दिल्ली में मणिपुर बीजेपी के नेता आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके आर्थिक नाकेबंदी से उपजे हालात की जानकारी देंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह ने विधानसभा चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी दोनों को टिकट देने की संभावना खारिज कर दी है। अमरिंदर सिंह का कहना है कि पार्टी एक परिवार एक टिकट का नियम सख्ती से लागू करेगी। पंजाब में पार्टी के अभियान की कमान संभाल रहे अमरिंदर सिंह का ये बयान नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद आया है। अमरिंदर सिंह ने कल कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने से जुड़े तौर तरीकों पर चर्चा के लिए वो जल्द ही सिद्धू से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री बीएचयू के स्वतंत्र भवन में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस केंद्र के निर्माण में करीब 580 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा वो शताब्दी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 150 बेड वाले ईएसआई के अस्पताल की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री बीएचयू परिसर में सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भी शामिल होंगे। इसके अलावा वो वाराणसी के कबीर नगर में विद्युत विकास योजना और हृदय योजना के तहत बिजली के भूमिगत तार डालने के काम का भी निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री का बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को पार्टी ने जनाक्रोश रैली का नाम दिया है। दोपहर करीब 2 बजे होने वाली इस रैली को लेकर पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रैली में भी राहुल गांधी नोटबंदी से जनता को हो रही तकलीफ का मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष इस मुद्दे पर देश भर में रैलियां कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने केंद्र से मछुआरों की गिरफ्तारी के मामले में दखल देने की मांग की है। प्रधानमंत्री को लिखी एक चिट्ठी में उन्होंने इस मामले को गंभीर बताया और कहा कि हाल फिलहाल मछुआरों की गिरफ्तारी में तेजी आई है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हाल ही में रामनाथपुरम और पुट्टुकोट्टाई जिलों में समुद्र में मछली पकड़ने के लिए
29 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया, जबकि इससे एक दिन पहले ही पुटुकोट्टाई जिले से 7 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। पनीरसेल्वम ने इसे चिंता का विषय बताते हुए केंद्र सरकार से मामले को जल्द सुलझाने की अपील की है। उन्होंने 51 मछुआरों की रिहाई कराने और श्रीलंका को सख्त संदेश देने की भी मांग की है। 1 जनवरी से दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों का किराया 75% तक कम होने जा रहा है। इसके अलावा 21 साल तक के छात्रों को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की भी सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार मासिक बस पास का किराया भी 800 की जगह 250 रुपए करने का विचार कर रही है। फिलहाल नॉन एसी बसों में सफर करने के लिए 800 रुपए का पास बनता है, जबकि एसी बसों के लिए 1000 रुपए का पास बनवाना पड़ता है। वहीं नॉन एसी बसों का एक दिन का किराया 5 से 15 रुपए तक है, जबकि एसी बसों के सफर के लिए अभी 10 से 25 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। इस फैसले के लागू होने के बाद दोनों बसों का किराया 5 रुपए से 10 रुपए के बीच होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 1 जनवरी से फैसला लागू हो जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान की बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने 2006 में बलोच नेता अकबर बुख्ती हत्याकांड मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोर्ट ने इस मामले में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ रेड वारंट जारी करने की बात कही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट अकबर बुख्ती के बेटे जामिल बुख्ती की अर्जी पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने इस मामले में मुशर्रफ को बरी किए जाने को चुनौती दी है। कोर्ट ने मुशर्रफ के वकील से पेशी के लिए सही तारीख बताने की एक सटीक तारीख बताने को कहा है। साल के शुरू में एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने बलूच नेता नवाब अकबर खान बुख्ती की हत्या के मामले में मुशर्रफ को बरी कर दिया था। बलूचिस्तान के कोहलू जिले में 26 अगस्त 2006 को एक सैन्य अभियान में नवाब अकबर बुख्ती मारे गए थे। सीरिया में तुर्की समर्थित लड़ाकों और आईएस आतंकवादियों के बीच लड़ाई में तुर्की के 14 सैनिकों की मौत हो गई है। तुर्की की सेना की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। सीरिया के अलबाब कस्बे को आईएस से छुड़ाने के लिए सीरियाई सेना ने तुर्की के सैनिकों के साथ अभियान चला रखा है। सीरिया अभियान के दौरान एक दिन में तुर्की के सैनिकों की मौत की सबसे बड़ी तादाद है। तुर्की सेना के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 138 आतंकवादी भी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सीरिया में युद्ध अपराधों के सबूत जुटाने के लिए समिति बनाने का फैसला किया है। 193 सदस्य महासभा में 105 देशों ने समिति बनाने के पक्ष में मतदान किए। सीरिया में 6 साल के संघर्ष के दौरान युद्ध अपराध के मामलों में महासभा का यह पहला कदम है। यह समिति युद्ध अपराध से जुड़ी जानकारियां जुटाकर संयुक्त राष्ट्र को सौंपेगी। यूरोपीय देश लीechtenstein ने यह प्रस्ताव रखा था। यूएन महासचिव 20 दिन के भीतर महासभा को समिति बनाने के बारे में बताएंगे। अमेरिका ने रूस के साथ सभी तरह की वार्ताएं रोकने की खबरों का खंडन किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि कल ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सीरिया संकट समेत कई मुद्दों पर बात हुई। इससे पहले रूस के समाचार एजेंसी और राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोनों देशों के बीच बातचीत रुकने की बात कही थी। खबरों के मुताबिक रूस क्रीमिया और सीरिया में अमेरिका की दखल से खासा नाराज है, जिसकी वजह से फैसला लिया गया। साहित्य अकादमी ने अपने सालाना पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 24 भाषाओं के रचनाकारों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार में हिंदी के लिए नासिरा शर्मा, उर्दू के लिए निज़ाम सिद्दीकी और अंग्रेजी के लिए जेरी पिंटो को यह सम्मान दिया जाएगा। अकादमी ने बुधवार को इन नामों की घोषणा की। साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि साल 2016 के लिए 8 कविता संग्रह, 7 लघु कथाओं, 5 उपन्यास, 2 समालोचना, 1 निबंध संग्रह और 1 नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार 22 फरवरी को एक समारोह में दिए जाएंगे। नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास पारिजात के लिए और अंग्रेजी में जेरी पिंटो को उनके उपन्यास एम एंड द बिग हम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात क्रिकेट की करते हैं। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में भारत के रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 2 स्थान हासिल कर लिए हैं। ये दूसरा मौका है जब गेंदबाजों की सूची में पहले और दूसरे स्थान पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा हुआ है। इससे पहले 1974 में
बाएं हाथ के स्पिनर बिशन सिंह बेदी और लेग स्पिनर बी चंद्रशेखर शीर्ष 2 स्थानों पर रहे थे। ऑलराउंडर की सूची में आर अश्विन शीर्ष पर बने हुए हैं। टेस्ट बल्लेबाजी की सूची में भारत के लोकेश राहुल अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 51वीं रैंकिंग पर और करुण नायर 55वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, वाम दल समेत विपक्षी दलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाए थे आरोप। फिलहाल रिजर्व बैंक गवर्नर से नहीं मिलेगी संसदीय समिति, वित्त मंत्रालय के अधिकारी आज देंगे जानकारी। नोटबंदी के बाद पैदा हालात जानने के लिए किया है तलब। गुजराती, मराठी समेत 8 भाषाओं में होगी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट। स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, अगले अकादमिक सत्र से लागू। – 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान, नासिरा शर्मा और जेरी पिंटो समेत 24 रचनाकार होंगे सम्मानित। 22 फरवरी को मिलेगा पुरस्कार। और आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में अश्विन और जडेजा सबसे आगे, 42 साल बाद पहले 2 स्थान पर भारतीय। 1974 में शीर्ष पर थे बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।